देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी कर देते जिसमें सेट सी का हम लोग को एक क्वेश्चन नंबर 9 तक किया। क्वेश्चन नंबर 9 तक किया है। मेरे पास चेक करना। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है देखते हैं। बोला है कि द प्रॉब्लम A problem in probability has given to 3 CS students। एक प्रॉब्लम जो है मतलब क्वेश्चन प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन दिया गया है 3 CS स्टूडेंट्स को A B एंड C whose chances of solving it are 1/3 1/5 एंड 1/2। ठीक है, मतलब जो सॉल्व करने का चांसेस है 1/3 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 30% 50% एंड हाफ मतलब 50%। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा 20%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। मतलब इस क्वेश्चन का ये हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए चाहे कोई भी करे। ठीक है, ए करे बी करे या सी करे, कोई भी एक जन इनमें से ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे। ठीक है, एक या दो या तीन कोई भी दे दे तो हमें उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास नहीं किया था, तो देखो ये कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चांसेस दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो ए जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इसका चांसेस ही हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब इसका भी प्रोबेबिलिटी ही दिया हुआ है। चांस का मतलब ही प्रोबेबिलिटी होता है, वो है 1/3। ठीक है, मतलब चांस है कि ए 1/3 चांसेस है कि ए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। चांसेस दैट बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज 1/5, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। और चांसेस दैट सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ये है 1/2। तो ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन का डेटा ही लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ से तुम लोग को ये पूछते हैं, बताओ फिर चांसेस दैट ए कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसका चांसेस क्या है ये बताओ। अगर करने का चांसेस 2/3। 1/3, टू टू बाई थर्ड। थ्री हाँ 2/3 2/3। 1। हाँ, तो ये हो जाएगा 2/3। चांसेस दैट बी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये 1 क्यों लेते हैं पता है, प्रोबेबिलिटी में जो है मैक्सिमम तो 1 ही होगा ना। ठीक है, ओवरऑल डेटा जैसे ये पार्ट में है तो उसमें 1 माना जाता है। ठीक है, जैसे तुम लोग पार्टनरशिप में भी करते हो कि 1 जो है टोटल, फिर प्रॉफिट इतना मिलेगा तो बचा कितना, वो भी सोच सकते हो, या फिर प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। ठीक है, तो अगर टोटल चांसेस है करने का नहीं करने का मिला के 1, तो अगर किसी का सॉल्व करने का चांसेस 1/5 है तो नहीं करने का 4/5 हो जाएगा। सेम तरीके से चांसेस सी कांट सॉल्व प्रॉब्लम 1/2, तो ये हो जाएगा 1/, फिर यहाँ पर देखो हम लोग को पूछा है प्रोबेबिलिटी, पी पी से हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करें, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रॉब्लम ही सॉल्व हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस क्या है, तो टोटल चांसेस कैसे हम लोग बताएंगे। टोटल चांसेस का मतलब सॉल्व होने का और नहीं होने का, क्योंकि हर एक इंसिडेंट का 2 चांस होगा ना, या तो वो इंसिडेंट ऑकर होगा या तो नहीं होगा, तो वो हो गया टोटल चांसेस माइनस चांसेस ऑफ नॉट सॉल्विंग, माइनस चांसेस ऑफ नॉट सॉल्विंग। ठीक है, तो टोटल चांसेस क्या होगा किसी भी चीज का 1। ठीक है, चांसेस ऑफ नॉट सॉल्विंग क्या है, तो 3 जन का है 2/3 4/5 1/2। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, इसका चांसेस है 2/3, एंड बी भी इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाए, उसका चांसेस है 4/5, एंड होने से हाफ होगा,
सॉरी एंड होने से मल्टीप्लाई होगा, जो मैंने बार बार बोला है तुम लोग को, एंड और का मतलब। अब यहाँ एंड क्यों हुआ, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये तीनों में से सॉल्व करने का चांसेस, नहीं करने का चांसेस इतना इतना है, तो ए से भी सॉल्व नहीं हुआ, बी से भी नहीं हुआ, सी से भी नहीं हुआ, तो तीनों से नहीं होगा, इसका चांसेस हम लोग का हो गया, ये देखो, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, 4/15, ठीक है, तो कैंसिल आउट करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 4/15, यानी कि 11/15, ये चांसेस हो जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को ये पूछा था कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व, तो सॉल्व होने का नहीं होने का टोटल चांसेस है 1, और बिल्कुल नहीं होने का चांसेस है 4/15, ये 3 स्टूडेंट्स से, ठीक है। इसका मतलब चांसेस है कि ये सॉल्व हो जाए 11/15, इस तरीके से होता है। तो इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाए, ठीक है, इसका चांसेस हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा 11/15। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, सेम टाइप ऑफ ऐसा और एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, there are 3 persons aged 60, 65 and 70. The survival probability for these 3 persons for another 5 years. तो ये 3 लोग अगले 5 साल जिंदा रहेंगे, ठीक है, सरवाइव करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी है कुछ इतना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम वुड सरवाइव अनदर 5 years, कम से कम 2 लोग नेक्स्ट 5 years सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। इसका चांसेस क्या है, कम से कम 2 लोग का मतलब 2 या 3 भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम 2, तो 2 से ज्यादा क्या हो सकता है कि तीनों ही सरवाइव कर जाए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 ही लोगों का बात यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो इंडिविजुअली देखा जाए तो 5 years और भी सरवाइव करने का चांसेस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो चलिए लिख के देखते हैं। पर्सन्स, पर्सन्स हो गया, ब्रैकेट में एज लिख देंगे, ए बी सी, 70, 65, 60. Probability of survival for another 5 years. नेक्स्ट 5 years सर्वाइव कर जाए, इसका चांसेस क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.7, 0.4, 0.2, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं 70%, 40% इनका चांसेस है, और 0.2 इनका 20%, क्योंकि इनका एज सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट 5 years, इसका चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग, जैसे उसमें किया नॉट सॉल्विंग, ठीक है, for another 5 years, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.3, 0.6, 0.8, 0.3, 0.6 और 0.8, ठीक है, नहीं सरवाइव करने का चांसेस है। अब हम लोग को ये तो हम लोग ने निकाल लिया, बट पूछा क्या है, पूछा ये प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल ऑफ एटलीस्ट 2 of them for next 5 years, ठीक है। कम से कम 2 लोग अगले 5 साल के लिए जिंदा रहे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कौन से 2 लोग नेक्स्ट 5 years के लिए, ए बी हो सकता है, और बी सी ये भी होने से चलेगा, क्योंकि कोई भी 2 लोग होने से चलेगा, लेकिन कम से कम 2 लोग बोला है, मतलब 2 से ज्यादा होगा वो भी हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो ए भी सरवाइव करेगा तो भी चलेगा, या फिर यानी और आ गया, या फिर
बी सी सर्वाइव करेगा तो भी चलेगा, या फिर ए सी सर्वाइव करेगा तो भी चलेगा, या फिर अगर तीनों ही सर्वाइव कर जाए तो भी चलेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट बोला था, ठीक है, एटलीस्ट बोला था। तो इसका मतलब ए एंड बी सर्वाइव, ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ए एंड बी सर्वाइव बट सी नॉट सर्वाइव्ड, ठीक है। इस चीज का मतलब हो जाता है ऐसा, देखो ए एंड बी सर्वाइव, क्योंकि दोनों को करना पड़ेगा तभी ना एटलीस्ट टू होगा, बट सी नॉट, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा बी एंड सी सर्वाइव बट ए नॉट। इसका मतलब हो जाएगा ए एंड सी सर्वाइव बट बी नॉट, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा ए बी सी ऑल सर्वाइव, इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये सब ना हमें खुद से समझना है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है कि ऐसा कोई करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसा हमें क्वेश्चन मिलेगा, तो ए एंड बी सर्वाइव, तो ए और बी का सर्वाइव करने का चांसेस ए का है 0.7, एंड बोला है तो मल्टीप्लीकेशन क्योंकि एंड ही होगा, खुद भी एक बार करके देखो एंड ही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर हो जाएगा बी, बी का हो जाएगा 0.4 बट सी नॉट सर्वाइव, तो सी का नॉट सर्वाइव है 0.8, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 0.8, ठीक है। और का मतलब प्लस, अगर मुझे ये हुआ तो भी चलेगा, इसके बाद जैसा होगा, तो बी एंड सी, तो बी एंड सी का 0.4 एंड 0.2 सर्वाइवल का चांसेस, एंड ए नॉट, तो ए नॉट यानी 0.3, ठीक है। और ए एंड सी, ए का मतलब ऑप्शन डी ऑप्शन डी है, 0.388। है 0.3। ए और सी, सी जो है सरवाइव करना चाहिए, ठीक है, तो मतलब 0.2, और बी जो है वो सरवाइव नहीं करना चाहिए यानी 0.6, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, प्लस ए बी सी ऑल सर्वाइव, मतलब 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2, ये करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, आंसर आना चाहिए 0.388, ठीक है, आंसर आना चाहिए 0.388, कैलकुलेट करो। एक सेकंड मुझे, कैलकुलेट कर रहे हो, देखो ये आ जाएगा कुछ इतना 0.224, ठीक है। अच्छा, ये वाला आ जाएगा कैलकुलेट करने से 0.024, ठीक है। ये वाला कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पे ही करना है, 0.08 और 0.056, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 0.388, ठीक है, ऑप्शन डी 0.38, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 0.388 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड, ये 12th वाला जो है वो भी कुछ ऐसा ही बोला है, टॉम स्पीक ट्रूथ इज इन 30% केसेस, मतलब टॉम जो है वो सच बोलता है 30% ऐसा केसेस है, डिक जो है वो ट्रू बोलता है, ट्रूथ बोलता है 25% केसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, एक झूठ बोलेगा तो दूसरा सच बोलेगा, तो यहाँ दो केस आएगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यहाँ पर दो केस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक बार हम लोग बोलेंगे कि टॉम जो है वो ट्रू बोल रहा है, लेकिन डिक जो है वो जो है मतलब क्या बोले, लाइक लाई, ठीक है, झूठ बोल रहा है, या फिर टॉम जो है वो लाई लाई कर रहा है और डिक जो है वो ट्रू बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ दो केस बनना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दो केस, एक आ जाएगा केस वन, ठीक है, केस वन में
कॉन्ट्राडिक्ट बोला है तो दो केस बन रहा है, ठीक है, वो हमें खुद से समझना पड़ेगा। दो केस बन रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक झूठ बोल रहा है तो एक सच बोल रहा है। तो एक बार एक जन से सच बुलवाएंगे, एक जन से झूठ, मतलब एक सच बोल रहा है एक झूठ, ऐसा मानेंगे। तो टॉम स्पीक्स ट्रूथ एंड डिक लाई, ये केस बन जाएगा। और दूसरा बन जाएगा हम लोग का जस्ट इसका ऑपोजिट, टॉम स्पीक लाई एंड डिक ट्रू। अगर ये दोनों केसेस में से कोई भी एक बना, ये दोनों केसेस में से कोई भी एक बना, ये या फिर ये केसेस और होना चाहिए, क्योंकि हमें बोला है दोनों कॉन्ट्राडिक्टेड हो। अगर केस 1 हुआ तो भी कॉन्ट्राडिक्टेड, अगर केस 2 हुआ तो भी कॉन्ट्राडिक्टेड, इसीलिए और होगा। मुझे दोनों चीज नहीं चाहिए तो फिर 2 बार कॉन्ट्राडिक्टेड होगा। मुझे तो ये नहीं बोला है कि 2 बार कॉन्ट्राडिक्टेड हो या एटलीस्ट 1, तो 1 से ज्यादा भी होता। मुझे बोला कॉन्ट्राडिक्टेड कब हो, तो केस 1 हो तो भी कॉन्ट्राडिक्टेड, केस 2 हो तो भी कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक ट्रूथ। ट्रू बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टॉम और डिक, देखते हैं क्या है वो। तो क्वेश्चन हमें बोलेगा कि टॉम का प्रोबेबिलिटी है ट्रू बोलने का 30 और डिक का है 25%। 30% और 25%, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन बी ऑप्शन बी 0.4। हाँ, 0.4, ठीक है, ठीक है। अब देखो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है टॉम के केस में। अगर टॉम 30% केसेस में सच बोलता है तो झूठ कितने केसेस में बोलता होगा, बोलो कितना ऐसा चांसेस है कि वो झूठ बोलेगा, 70%, ठीक है। और इनका 25% है तो कितना परसेंट केसेस ऐसा है कि झूठ बोलते होंगे, 75%, ठीक है। 75% जो है झूठ बोलते हैं। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टॉम एंड टिक वुड कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो, इसका चांसेस क्या है, ठीक है। तो इसका चांसेस तब होगा अगर केस 1 ऑकर हुआ तो भी होगा, या फिर केस 2 ऑकर हुआ तो भी होगा। इसलिए मैंने लिख दिया केस 1 और केस 2 दोनों केसेस में ये हो सकता है। अब और का मतलब केस 1 प्लस केस 2, ठीक है। ये सब तो अब धीरे धीरे हैबिट हो जाना चाहिए। अब केस 1 का मतलब क्या है कि टॉम स्पीक ट्रूथ, अब टॉम का ट्रूथ बोलने का 70% चांसेस, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में नहीं देके परसेंटेज में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज में दिया है तो तुम लोग उसे परसेंटेज में करोगे, ठीक है। जैसा देगा वैसा कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 70%। अच्छा, यहाँ पर 70% केस 1 क्या है, स्पीक ट्रूथ, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर डिक का लाई बोलने का है 75%, तो इनटू कर लेना है यहाँ पर 75%। अच्छा, फिर 70% नहीं होगा, 30% होगा। मैंने ये नीचे वाला लिख दिया, लाई वाला, ये ट्रूथ वाला गलत, ये 30% है। हाँ, क्योंकि ये ट्रूथ वाला है, ट्रूथ तो 30% था, प्लस यहाँ पर हो जाएगा टॉम का झूठ बोलने का चांसेस 75%, और यहाँ पर डिक का ट्रू बोलना, एंड डिक का ट्रू बोलना, तो डिक का ट्रू मतलब ऊपर वाला 25%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 70% होगा, मैंने फिर से गलत किया है। तो ये मुझे पहले वाला ये लाई वाला लेना है। अच्छा हाँ, ये 70%, तो ये आ जाएगा 0.225, देख लो कैलकुलेटर पे, और ये आ जाएगा 0.175, ठीक है। अब दोनों को अगर टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच है। ये रहा 400, वो 00 आ जाएगा, चाहो तो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13th नंबर। बोल रहे देयर आर 2 urn, the first urn contain 3 red and 5 white ball, whereas the second urn contain 4 red and 6 white ball.
A ball is taken at random from the first urn and is transferred to the second urn. Now another ball is selected at random from the second urn and the probability that the second ball would be red. ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग अरेंज कर ले कि क्या हमें क्वेश्चन में बोल रखा है. तो क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला है, अर्न है यहाँ पर, दो अर्न है, ठीक है. There are two ones. The first one contains 3 red, 5 white. अच्छा, 3 red और 5 white. तो 3 red प्लस 5 white, यानी टोटल बॉल हम लोग का हो जाएगा 8. ठीक है. अच्छा, फिर दूसरे वाले अर्न में क्या क्या बॉल है? दूसरे वाले अर्न में यहाँ पर है 4 रेड 6 वाइट, 4 रेड 6 वाइट, 4 रेड 6 वाइट, 6 वाइट. तो ये टोटल हो जाएगा 4 + 6 करके 10, टोटल 10 बॉल है. ठीक है. ये सिचुएशन में हम लोगों को लेकिन लगाना पड़ता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, बिकॉज ये आइडेंटिकल होता है. हम याद दिला दिए, नहीं तो तुम लोग अगर सिर्फ डिवाइड फॉर्म में बोल दोगे तो आंसर गलत आएगा. ठीक है. तो मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, आइडेंटिकल चीजों पे हमें परम्यूटेशन लगाना होता है. A ball is taken at random from the first urn. ठीक है. तो फर्स्ट वाले अर्न से रैंडमली हम लोग को एक बॉल लेना है. ठीक है. अब बॉल क्या आ सकता है वो तो हमें नहीं पता. देखो, एक बॉल निकालने की कोशिश करेंगे, या तो रेड बॉल निकल के आएगा, ठीक है, या फिर व्हाइट बॉल निकल के आएगा. वो तो हमें भी नहीं पता कौन सा बॉल आएगा, या तो रेड या तो व्हाइट. ठीक है. एक बॉल जब निकालेंगे, वो तो मैंने ड्रॉ करने के लिए दिखाया है, दो बॉल नहीं निकाल रहे, एक ही निकाल रहे, या तो रेड निकलेगा या तो व्हाइट. अब देखो क्या बोल रहा है, ए बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट अर्न एंड इज ट्रांसफर्ड टू द सेकंड अर्न. अब जो भी बॉल निकल के आया है उसको हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं ये वाले अर्न में. ठीक है. अच्छा, अब बोल रहा है नाउ अनदर बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेकंड अर्न. अब यहां से रैंडमली एक बॉल निकालना है. The probability that the second ball would be red. तो प्रोबेबिलिटी ये पूछा है कि जो ये बॉल निकालेंगे ये हम लोग का रेड हो, इसका चांसेस क्या है. ठीक है. तो यहाँ दो केस बन जाएगा. केस 1 की हम लोगों ने पहली बार जब बॉल निकाला तो वो रेड आया. केस 2 ये बना देते हैं कि हम लोगों ने जब पहली अर्न से बॉल निकाला तो वो व्हाइट आया. ठीक है. अब यही दोनों केस हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है. अब यहाँ पर जब ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, अगर रेड बॉल निकल के आया तो क्या इस अर्न में चेंजेस दिखेगा, अगर व्हाइट बॉल निकल के आया तो इस अर्न में क्या चेंजेस दिखेगा, उसके ऊपर हमें आंसर देना है. ठीक है. तो यहाँ पर दो केस बन गया. केस 1 हो गया फर्स्ट ड्रॉन इज अ रेड बॉल. ठीक है. अगर पहला निकाला गया बॉल अगर रेड बॉल है, ठीक है, तो क्या होगा. ठीक है. तो अगर पहला निकाला गया बॉल रेड बॉल है, फर्स्ट ड्रॉन इज अ रेड बॉल एंड ट्रांसफर टू सेकेंड अर्न एंड गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम इट. ठीक है. मैंने अपने हिसाब से लिखा, तुम लोग और भी अच्छे लैंग्वेज से लिख सकते हो. रेड बॉल फ्रॉम इट, ये हमें फाइंड आउट करना है पहला केस. ठीक है. मैंने पहला जो है रेड वाला लिया है. ठीक है. अच्छा, अब देखो, इसका मतलब हम लोग अगर ये मानते हैं कि फर्स्ट वाले अर्न से जो बॉल निकल के आएगा वो रेड निकल के आएगा, तो रेड बॉल निकलने का चांसेस क्या है. तो हम एक बार याद दिला देते हैं. हमारे पास 3 बॉल है, तीनों में से कोई भी एक निकल के आए तो ही चलेगा. ठीक है. तो 3C1 होता है कॉम्बिनेशन में. नीचे क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस 8 में से कोई भी एक बॉल. ठीक है. एंड उसके बाद यानी मल्टीप्लीकेशन, हम लोग इस बॉल को ट्रांसफर करने वाले हैं ये वाले अर्न में. तो जैसे ही इस बॉल को ट्रांसफर कर देंगे ये वाले अर्न में, तो ये वाले अर्न में बॉल का जो नंबर है वो बढ़ के 1 होके 11 हो जाएगा. ठीक है. चाहे कोई भी कलर का बॉल क्यों ना ट्रांसफर हो, तो ये हो जाएगा 11C1. अब यहां से जब एक बॉल निकालेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस 11C1 होगा. अब पूछ रहा है कि ये जो बॉल हम लोग इस सेकंड वाले अर्न से निकालेंगे उसका रेड होने का चांसेस क्या है. अगर यहां से रेड निकला और उसी को हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो रेड बॉल, कौन सा बॉल बढ़ा यहाँ पर, ऑब्वियसली रेड बॉल. तो बोलो यहाँ पर जो फेवरेबल केस है वो कितना आएगा,
अगर रेड बॉल निकालना है तो फेवरेबल केस कितना आएगा, कितने, एक रेड बॉल चाहिए लेकिन आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना हो जाएगा, 11 ना वो तो 5 फाइव, फाइव हो जाएगा, ठीक है, 11 तो टोटल 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो कितना हो जाएगा, 3C1 का मतलब 3/1, 8C1 का मतलब 8/1। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है, 11/2 तो 3 इंटू 5 नीचे 8 इंटू 11, तो ये हो गया 15 और यहाँ पर हो गया 88। ये केस हुआ तो भी हमें चलेगा, या फिर हमारे पास दूसरा एक केस और अपियर हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉन इज व्हाइट बॉल, ठीक है, पहले बार एक व्हाइट बॉल मिल गया, फिर हम लोगों ने कर दिया उसे ट्रांसफर एंड ट्रांसफर टू सेकेंड अर्न एंड गेटिंग रेड बॉल। तो अब तुम लोग बताओ कि क्या होगा, पहले वाला मैंने बताया, ये वाला तुम लोग बताओगे। फर्स्ट जब हम लोग व्हाइट बॉल निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। 5C1/8C1। 5C1/8C1, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस तो वही रहा, 8 में से कोई एक मिलने से ही हुआ, और 8 में से कोई भी एक हमारे सैंपल स्पेस का हिस्सा हो सकता है, ठीक है, मतलब ये 8 बॉल, और इस ये मुझे चाहिए व्हाइट बॉल, तो फिर 5 में से कोई भी एक, एंड उसको हम लोग जब ट्रांसफर कर देंगे सेकेंड वाले अर्न में तो टोटल क्वांटिटी अभी भी 11 हो जाएगा। अब अगर मुझे अब रेड बॉल चाहिए तो फिर फेवरेबल केस, और बोलो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसे, पॉसिबल आउटकम। पहले पॉसिबल आउटकम बता दो कितना। 4C1/11C1। 4C1/11C1। देखो 11C1 से 11 होता है, ठीक है, अगर तुम लोगों को कॉम्बिनेशन याद है तो 11C1 से 11 होता है। 11 का मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो सकता है कि मेरे पास ये 4 रेड बॉल में से कोई एक आ सकता है, या फिर ये 6 व्हाइट बॉल में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि रेड बॉल अगर हम लोग यहाँ व्हाइट बॉल दे रहे हैं तो उसमें 6 की जगह 7 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम आंसर आएगा ना, अगर तुम लोग इसका सैंपल स्पेस भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, जैसे लूडो के गोटी में लिखते थे कि 6 में से कोई एक आएगा, वैसे ही यहाँ पर टोटल 10 में से, अब क्योंकि ट्रांसफर होता है 11 में से कोई एक आएगा, तो नीचे का आंसर हमारा 11 ही आता है, यहाँ 8 आता है, ठीक है। और ये 5C1 मतलब 5 व्हाइट बॉल में से कोई भी एक आए तो हमें चलेगा, ठीक है। तो 5/1, 8/1, ठीक है, इंटू 4/1 और 11/1, तो 5 इंटू 4, 8 इंटू 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/88। अब हम लोगों का ये दोनों केसेस में से कोई भी एक केस होगा तो हमारे लिए चलेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 और केस 2, ठीक है, क्योंकि हमारा केस क्या था कि पहले निकालेंगे जो भी बॉल आए, सेकेंड जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास रेड बॉल आना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ये पहला केस और दूसरा केस, यानी 15/88 प्लस, और मतलब प्लस 20/88, तो कितना आंसर हो जाएगा 35/88। एक बार चेक कर लेते हैं सही बात के लिए। हाँ, 35/88 सही बात है, ऑप्शन बी 35/88 ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये 14th नंबर वाला थोड़ा अलग है, हम लोग 15th नंबर वाला कर सकते हैं, ठीक है। 14th नंबर थोड़ा अलग टॉपिक के ऊपर है, 15th नंबर वाला करेंगे। तो 15 नंबर वाले में क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर a packet of 10 electronic component is known to include 2 defective, बोल रहा है एक पैकेट में 10 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जिसमें से बोल रहा है कि 2 डिफेक्टिव है। इफ ए सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पैकेट, अगर पैकेट से हम लोग 4 रैंडमली आइटम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो जो हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं 4, उसमें से उसमें एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना हो, हम समझाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हो जाएगा हम लोग का 15th नंबर वाला हमने कर, ठीक है। मान लो या ये
बॉक्स है या पैकेट है, इसके अंदर हमारे पास जो है टोटल 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जिसमें से 2 डिफेक्टिव है, ठीक है। तो जो डिफेक्टिव है उसे हम रेड कलर से कर देते हैं। मान लो ये 2 डिफेक्टिव आइटम है, बाकी जो है वो अच्छा है, मतलब बाकी 8 आइटम अच्छा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो रेड से मैंने कर दिया है डिफेक्टिव, और जो ये वाले पीले कलर से मैंने कर दिया है ये नॉन डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। और ये जो है ये मैंने डिफेक्टिव कर दिया। अच्छा, अब बोल रहा है इससे हम लोगों को 4 आइटम को ड्रॉ करना है, ठीक है। 4 आइटम, ये देखो 4 कंपोनेंट सिलेक्टेड रैंडमली, क्वेश्चन बोल दिया है सिलेक्टेड रैंडमली, ये बोला है। पहले हम लोग यहाँ से 4 आइटम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालने बोला है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। तो जब हम लोग 4 आइटम यहाँ से ड्रॉ करके निकालने वाले, ठीक है, इस बॉक्स में हाथ देके हम लोग 4 आइटम निकालने वाले, लेकिन हमें ये ऐसा चांसेस ढूंढना है, ऐसा कितने सारे चांसेस हो सकते हैं कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव ना आए। तो ये कैसा हो सकता है, मान लो ऐसा हो सकता है ऑप्शन 1, हमें यहाँ पर लिख रहे हैं ऑप्शन 1। तो 4 आइटम में मान लो चारों ही मेरा नॉन डिफेक्टिव निकल के आ गया, चारों ही मेरे पास नॉन डिफेक्टिव निकल के आ गया, तो क्या हो गया, नॉट मोर देन 1, मतलब एक से ज्यादा नहीं। तो 0 हुआ तो भी चलेगा, नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 डिफेक्टिव आइटम हुआ तो भी ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 बोलो फिर क्या हो सकता है, तुम लोग बताओ। कि बोला है एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए, तो फिर ऑप्शन 2 क्या हो सकता है, मतलब अपने आप से केसेस तो हमें बनाना पड़ेगा ना। एक तो हमें ये चलेगा कि चारों का 4 डिफेक्टिव आइटम, होगा और बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव होगा। हाँ, एक डिफेक्टिव होगा बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव होगा, तब जाके हमारा दूसरा केस बनेगा। तो 2 केसेस ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, नहीं चलेगा ना, क्योंकि मुझे एक ही डिफेक्टिव चाहिए, एक ही डिफेक्टिव, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे कम हुआ चलेगा, मतलब 0 डिफेक्टिव चलेगा। तो ऑप्शन 1 फॉर 0 डिफेक्टिव एंड ऑप्शन 2 फॉर 1 डिफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो ये कैसे हो जाएगा, इसके लिए हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसे हम लोग करते वैसे करेंगे। अच्छा, पहले बोलो चारों का चारों ही हमारा नॉन डिफेक्टिव हो, इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्या हो कि चारों का चारों नॉन डिफेक्टिव हो, मतलब हमारे पास जितने सारे नॉन डिफेक्टिव आइटम है, अगर हम लोग सभी उसी से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे नॉन डिफेक्टिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है शायद, हाँ 8 है, ठीक है, ये 8 आइटम्स है और ये 2 आइटम्स है, ठीक है। तो बोलो 8 में से कोई भी 4 आए हमें चलेगा, 8 में से कोई भी 4 आए हमें चलेगा, तो फिर वो कैसे लिखोगे, बोलो 8 में से कोई भी 4 आए हमें चलेगा, तो वो कैसे लिखोगे, 8 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करना है, 8C4 हाँ 8C4, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कैसे हो सकता है, 3 नॉन डिफेक्टिव चाहिए, तो 8 में से कोई भी 3 आए, और एक डिफेक्टिव चाहिए, 2 में से कोई भी एक आए, मैंने बता ही दिया, बोलो कैसे। 8C3 into 2C1 8C3 इंटू 2C1, क्योंकि सिलेक्ट करने का यही मतलब होता है। तो 8C3, 8 में से कोई भी 3 आए हमें चलेगा, कोई भी 3, ठीक है, इसीलिए कॉम्बिनेशन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो टोटल 8 है, 8 में से कोई भी 3 चलेगा हमें, ठीक है, मतलब चाहे ये हो जाए, चाहे ये इसके साथ ये वाला हो जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इनटू क्या हो गया, एंड हमें एक डिफेक्टिव मिल जाए तो भी हमारा केस बनता है, तो एक डिफेक्टिव, 2 ये रेड में से कोई एक आ जाए तो चलेगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन बन गया। अच्छा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, इसका आंसर हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, तो पहला इसका केस हो जाएगा हम लोग का, एक तो हो जाएगा 8C4, ये हो गया फेवरेबल केसेस, ठीक है, या फिर ऑप्शन 1 होना चाहिए या फिर ऑप्शन 2 होना चाहिए, और है ना, दोनों में से कोई भी चीज हमें चलेगा, ऑप्शन 1 इंसिडेंट ऑकर हुआ तो भी हमारे लिए ठीक है, वही प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, ऑप्शन 2 हुआ तो भी चलेगा, मतलब और। अच्छा, यहाँ फेवरेबल केस 8C3 इंटू 2C1, ठीक है। अच्छा, अब टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम ये है कि मुझे 4 चीज जो है ड्रॉ करना है, 4 कंपोनेंट ड्रॉ करना है, तो 4 कंपोनेंट ड्रॉ होके आएगा, इसका चांसेस कितना है, इसमें से कोई भी 4, इसमें 10C4
10C4, ठीक है, और इस केस में भी 10C4 ही होगा, ठीक है। ये 10 में से कोई भी 4 हमारा आउटकम हो सकता है, क्योंकि हम लोग 4 चीज निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब 8C4 और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया 4 से लेके हमें ये जो नीचे रहता है 4 3 2 1 तक जाना है, ठीक है। अगर नीचे 4 फैक्टर है तो ऊपर भी 4, 8 7 6 और 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा फिर से वही 4 3 2 1 10 9 8 7 3 2 1 8 7 6, ये 1 और 2 हो गए। 4 3 2 1 10 9 8 7, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो देखो ये जो है 4 3 2 1 और ये 4 3 2 1 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर से 3 2 1, इधर से 3 2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैलकुलेटर ले लो और सभी डेटा को कैलकुलेट करके देखो, मतलब 8 7 6 5 ये मल्टीप्लाई कर, ठीक है। 8 7 6 5 और नीचे है 10 8 8 भी कैंसिल आउट कर सकते हो अगर चाहो तो। ये 8 और 8 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 और यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 3 आ जा रहा है। तो गलत भी है। ठीक है, चलो भैया हम इसका कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, ये सब करने जाएंगे तो कहीं गलत होगा। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 7 6 5 इंटू, इधर वाला कर रहे हैं फिर से, 8 7 6 इंटू 2, 11 28 960 डिवाइडेड बाई 10 9 8 7, और नीचे 4 है, ठीक है। 10 9 8 7 इंटू 10 9 2 7 कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 7, तो ये हो गया 63 54 100, ठीक है। अब ये डिवाइड करके देख लेते कितना आएगा। 11 28 960, 11 28 960 डिवाइडेड बाई 63 54 100, तो ये आ रहा है 0.177। सर तो मैच नहीं हुआ, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, ठीक है देखते हैं। गलत बोलने से डेटा सारा ठीक लिखा हुआ है, कैलकुलेशन कुछ गलत कर दिया होगा। 10C4 है 2C1, मतलब 2/1, और इधर हो गया 3 2 1, और उधर हो गया हम लोग का 8 7 6, सही है 8 7 6, 3 2 1 8 7 6 और 2, ठीक है। इधर है 10 9 8 7 4 3 2 1, क्या गलत है, देखते हैं क्या गलत है। 4 3 2 1, ये 2 हो गया, इस 2 से ये 2 अगर कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी 3 2 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 10 9 8 7, एक काम करते हैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। 8 7 6 5, ठीक है, तो ये आ गया 1680, ठीक है। हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, पता नहीं मेरा गलत क्यों आ रहा है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 5040, ठीक है। अच्छा, फिर इधर वाला कैलकुलेट करते हैं, शायद ज्यादा डेटा से गलत आ जा रहा है मेरे से। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2, तो 672 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7, 1260, ठीक है, ये 1260 आ रहा है। अच्छा, अब ये इसका एलसीएम जो है अगर करते हैं ना तो 5040 ही आएगा, क्योंकि 1260 इंटू 2 करो, नहीं 1260 इंटू 4, हाँ,
तो ये 5040 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 1680 प्लस 4 इंटू 4 आ रहा है, 4 इंटू 672, तो 2688 प्लस 1680, 4368 डिवाइडेड बाई 5040, देख लेते हैं कितना आता है। 5040, तो ये आ गया हाँ अब ठीक है 0.866, ठीक है। तो नॉर्मली भी तुम लोग सारा डेटा लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, बाई चांस शायद मेरे से कुछ कैलकुलेशन करते वक्त गलत हो रहा है इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। बाकी जो है तुम लोग जैसा करना चाहो कर सकते हो कैलकुलेटर पे, ये दोनों डिवाइड करके दोनों का देखो, ये मैंने एलसीएम किया, थोड़ा जो है टफ है क्योंकि मुझे 5040 1260 का एलसीएम जो है वो 5040 का पता है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर ऐसा ही कर लियो तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, फिर दोनों डिवाइड करके जो पॉइंट में आंसर आएगा ऐड करोगे तो भी तुम लोग को 0.866 मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 का आंसर हम लोग का हो जाएगा, अच्छा 0.866 मतलब कितना हो जाएगा, तो ये देखो 13 तो नहीं होगा, 13 होता है 0.333, डी पे ट्राई करते हैं, नहीं 0.66, सी पे ट्राई करते 13/15, हाँ 0.866 मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो गया हम लोग का 15th नंबर। अच्छा 15th नंबर के बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं सेट सी से। 15 के बाद 16th नंबर वाला ये बाद में करेंगे, 17 ये भी बाद में होगा, 18 ये सब बाद में होगा, 19th नंबर वाला करेंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 19th, बीच का जो गैप है वो हम लोग करेंगे, तुम लोग लिख के रख सकते हो, ठीक है, मैंने अपना नोट किया हुआ है वैसे भी। 4 digits 1 to 4 6 are selected at random to form a 4 digit number, हमें 4 digit सिलेक्ट करना है ताकि हम लोग 4 digit नंबर बना सके। What is the probability that the numbers so formed would be divisible by 4, कि चांसेस क्या होगा जितने भी नंबर बनेंगे वो 4 से डिवाइड हो सके, ठीक है। अच्छा तो देखो हमें डिजिट क्या क्या गिवन है, डिजिट हम लोग को गिवन है 1 2 4 और 6, ठीक है। इससे हमें बनाना है नंबर 4 डिजिट का, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, बोलो 4 डिजिट का कितना सारा नंबर बन सकता है, बता सकते हो क्या लगेगा इसमें। बोलो 4 डिजिट का कितना सारा नंबर बन सकता है, बोलो क्या करना है हमें, चारों डिजिट से चारों डिजिट ही हर बार सिलेक्ट करना है और उसे अरेंज भी तो करना पड़ेगा। अब बताओ क्या होता है, मैंने बोला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के रखते हैं। 4 factorial। तो हाँ 4 फैक्टोरियल यानी 4p4 होगा, ठीक है, 4 फैक्टोरियल होगा 4p4, क्योंकि देखो कितना सारा नंबर बन सकता है 1 2 4 6 1 2 6 4, ठीक है, ऐसे करके 2 1 6 4 2 1 4 6, ऐसे करके जब लिखते हुए जाओगे तो 24 नंबर बन जाएगा। अब इतना लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है परमुटेशन का। परमुटेशन का मतलब होता है एनपीआर, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और उसमें से आर का मतलब होता है सिलेक्ट, जितना सारा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स से जितने सारी चीज हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्टेड आउट ऑफ सिलेक्टेड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्टेड, जितना सिलेक्ट हो रहा है, तो 4 में से 4 ही लेना पड़ेगा। अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 में से 4 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए 4p4 होगा। अब एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, हम एक बार याद दिला देते हैं सभी को। एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट क्लास में दिया हुआ है, मैंने बोला भी था, एक बार देख लेना है तुम लोग। तो 4 फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है, इसको रट लो, ठीक है, कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब किसी भी चीज का फैक्टोरियल का मतलब होता है बैक में जाके 1 तक मल्टीप्लीकेशन,
0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। तो बेसिकली 1 2 4 6 से अगर तुम लोग 4 डिजिट नंबर बनाने जाओगे तो टोटल 24 नंबर बनेगा। चाहो तो घर पे बैठ के लिख के भी देख सकते हो, 1 2 4 6 1 2 6 4, जैसे मैंने बोला ना, ऐसे करके हम लोग का 24। अच्छा, यहाँ परमुटेशन क्यों लगा, अब तक कॉम्बिनेशन लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट करने से नहीं होगा। मैंने 4 डिजिट ले लिया 1 2 4 6, अब यही चीज को अगर हम इधर उधर करके अरेंज करते, जैसे मैंने कर दिया 2 1 6 4, तो मेरा दूसरा नंबर बन जाएगा। तो परमुटेशन होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। जब सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों चीज हमें लगाना पड़ता है तो हम लोग यूज करते हैं परमुटेशन का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने सारे टोटल नंबर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए ना जो डिविजिबल बाय 4 हो, ठीक है। तो बताओ कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 कब होता है, पता है तुम लोग को? एनी नंबर, जब लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होता है नंबर का। सही है, ठीक है। एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 तब होता है जब लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है। नंबर का लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होगा। तो मुझे बोलो कि ये 4 नंबर से जब हम लोग नंबर बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट कौन कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 4 होगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 12 हो गया तो ये डिविजिबल बाय 4 होगा, क्योंकि 12 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ऐसा और क्या नंबर आएगा वो, 24, लास्ट का 2 डिजिट 24, और क्या आ जाएगा, 64 और 16, 64 आ जाएगा, ठीक है, और 16, और भी 16, और भी 16, और भी और होगा 12 24 64 16, नहीं और तो नहीं, ठीक है, यही वाला होगा। अच्छा, अब जिसके पीछे ये डिजिट्स लगे हुए हैं वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। ऐसा कितना सारा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कितना सारा नंबर होगा। अब इसके आगे जैसे मान लो यहाँ पर अगर 12 है तो इसके आगे और क्या लग सकता है 4 डिजिट बनने के लिए, 46 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है इसका उल्टा, और क्या बनेगा, 64। 64, ठीक है, 64, और ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है। अब पीछे मान लो 2 4 ही है, उस पे कितना सारा नंबर बन सकता है, पीछे 6 4 है, इस पे कितना सारा बन जाएगा, और पीछे 1 6 है, इस पे कितना सारा बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पर अगर 2 4 लिखा है हम लोगों ने, तो आगे क्या लिख सकते हैं, 2 आ गया 4 आ गया, बचा 1 6, 1 6 लिखेंगे तो इसका ऑपोजिट भी तो एक नंबर बनेगा 6 1 2 4, ये भी मेरा डिविजिबल बाय 4 होगा। चाहो तो तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पीछे के जो डिजिट्स है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ 6 4 लिख दिया है तो बचा क्या नंबर 2 1, तो अब यहाँ 2 1 लिखोगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो 1 2, ठीक है। अच्छा, 1 6 लिख दिया तो बचा क्या 2 4, तो यहाँ 2 4 लिखोगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो 4 2, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 रखने के बाद हमारे पास टोटल कितना नंबर बन गया जो डिविजिबल बाय 4 होगा, बताओ कितने सारे फेवरेबल केस होंगे, 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम ये सभी है, 1 2 3 4, इधर 4, ठीक है, तो 8। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, टोटल 4 डिजिट्स का नंबर कितना हो सकता है, निकालो 20, टोटल नंबर 24 होगा, जिसमें से 8 ऐसे नंबर बन जा रहे हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 होगा। ये सब अपने मतलब दिमाग से लिखना है हमें, ठीक है, इसका कोई रूल्स नहीं होता है। अगर पीछे 12 लिख दिया है तो बचा क्या, 2 डिजिट बचा 4 और 6, अब 4 6 लिखोगे तो एक दूसरा नंबर आएगा 4612, और जब 6 4 लिखोगे तो 6412, तो जस्ट इसका ऑपोजिट लिखो तो समझ जाओगे कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 8/24। तो देखते हैं 19 का ऑप्शन हम लोग का क्या है, 1/3, मतलब डी हो जाना चाहिए, ठीक है, ये डी हो जाए 1/3, ये वाला होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सब एक्सपेक्टेड वैल्यू का है, ठीक है, यहाँ 24 तक है। तो यहाँ मैंने जो भी बाकी रखा है तुम लोग चाहो तो नोट डाउन एक बार जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस मेरे से कुछ छूट गया तो तुम लोग मुझे बता सकते हैं।
अब हम लोग सेट बी वाले क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोला है two balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black ball at random. What is the probability that they would be of different color? ठीक है, तो बोल रहा है कि एक बैग में जो है 5 white और 7 black ball है, ठीक है। एक बैग के अंदर 5 white और 7 black ball है। मतलब टोटल बॉल है 12, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग। अच्छा, यहाँ से हम लोग 2 बॉल निकालने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट कलर का है, मतलब एक आ जाए व्हाइट और एक आ जाए ब्लैक। इसका चांसेस क्या है? तो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट कलर बॉल। तो बोलो टोटल आउटकम क्या होगा? अगर मुझे 12 बॉल में से कोई भी 2 बॉल चाहिए तो टोटल आउटकम क्या है? 12 में से क्या आएगा? जैसे लूडो के गोटी में 6 12C2. 12C2 होगा, ठीक है। यहाँ पर सी इसीलिए हो रहा है, पी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो 2 बॉल निकल के आएगा उसको इधर उधर अरेंज कर देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट नंबर में पड़ता है, ठीक है। इसीलिए वहां परमुटेशन लगता है। परमुटेशन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ये सिर्फ सिलेक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम तो तब होगा ना मुझे एक व्हाइट मिले और एक ब्लैक मिले, ठीक है। अब कौन सा व्हाइट कौन सा ब्लैक चाहिए? कोई भी चलेगा, 5 में से कोई भी एक व्हाइट और 7 में से कोई भी एक ब्लैक। बता दिया, बोलो क्या लिख? 5C1 plus 7C1. 5C1 और 7C1, और इन दोनों में क्या होना चाहिए? एंड या और, मतलब इनटू या प्लस? Into इनटू होगा, क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए एंड, ठीक है। तो 5/1 और 7/1, 12C2 का हो गया 2 into 1 और 12 into 11, ठीक है। तो ये हो गया 35, 66, 35/66। देखते हैं कैसा ऑप्शन दिया है। हाँ, दिया हुआ है ऑप्शन ए, 35/60, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द चांसेस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन ए सिंगल कास्ट विथ 2 डाइस। मतलब बोल रहा है कि अगर 2 लूडो का गोटी को हम लोग फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कम से कम 7 मिल जाए सिंगल कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है? एडिशन, ठीक है। एक बार फेंका तो 2 लूडो के गोटी में जो भी डिजिट्स आया उसका जब कास्टिंग करेंगे यानी एडिशन करेंगे तो कम से कम 7 मिले। कम से कम 7 का मतलब 7 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो उसका चांसेस क्या है? बोलो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, लास्ट क्लास में किया है, फर्स्ट क्लास में किया है, बोलो क्या होगा? पहले बोलो तो सैंपल स्पेस कितना होगा? बोलो, 2 लूडो के गोटी को फेंकने से सैंपल स्पेस कितना होता है? लिख पाया था मैंने। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36. 36 होता है। 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके लिखा है। अब तुम लोग बहुत सारे कंडीशन ढूंढो जहां पर ऐड करने से 7 या 7 से ज्यादा आएगा। तो मैंने बोला था कैसे लिख के आदत करना है। 1 1 ऐड करने से नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, 1 6 होगा, ठीक है। 1 6 होगा क्योंकि वो ऐड करने से 7 होता है। 1 7 बोल के कुछ नहीं आता है लूडो के गोटी में। 1 वाला कंसेप्ट खत्म। 2 1 नहीं चलेगा, 2 2 नहीं चलेगा, 2 3 नहीं चलेगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 हो जाएगा, 2 6 भी हो जाएगा, क्योंकि 7 एटलीस्ट 7, 2 6 हो जाएगा, 2 6 कंप्लीट 2 वाला कोटा। फिर 3 1 नहीं होगा, 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है। खत्म, 6 तक ही एंड होता है। फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
4 6, ठीक है। 4 के बाद 5, 5 1 नहीं होगा, 5 2, इसके बाद सारा चलेगा, 5 3 चलेगा, 5 4 चलेगा, 5 5 चलेगा और 5 6 चलेगा। इसके बाद 6 1 से लेके पूरा होगा 6 1 6 2, क्योंकि सभी जो है हम लोग का 7 से ज्यादा, 7 या 7 से ज्यादा आएगा। 6 2 6 3, ठीक है, 6 4 6 5 और 6 6। तो ये हम लोग का फेवरेबल केस होगा। मैंने फर्स्ट डे ही ये लिख के बता दिया था, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ऐसे केसेस हो सकता है फेवरेबल केसेस। तो 21/36, तो इसको 7 से कैंसिल आउट करें, 3 से, 3 7 21 12, ठीक है। 7/12 देखते हैं ऑप्शन क्या है। 7/12 ऑप्शन हम लोग का बी है, ठीक है। ये तो देखो हम लोगों ने पहले किया हुआ है, उस टाइप का क्वेश्चन ये वाला बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं सेट बी का। ये वाला, what is the chances of getting at least one defective item if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items of which are 2 defective items, ठीक है, ये बोला। अच्छा ठीक है, देखो क्या आंसर होगा इसका। डिफेक्टिव वाला भी हम लोगों ने अभी 2 3 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तुम लोग चाहो तो ये कर भी सकते हो। व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम। अब एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम का मतलब हो जाता है एक आइटम डिफेक्टिव मिले तो भी हमारे लिए ठीक है फेवरेबल केस, एक से ज्यादा मिले तो भी हमारे लिए फेवरेबल केस। मतलब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन किया था जस्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कहाँ से ड्रॉ होगा, ऐसे किसी जगह से जहां पर ऑलरेडी 6 आइटम है जिसमें से 2 डिफेक्टिव है, ठीक है। तो कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, ऐसे किसी जगह पे जहां 6 आइटम है जहां पर ऑलरेडी 2 डिफेक्टिव है। तो ये 2 डिफेक्टिव और बाकी जो है 4, इसका मतलब बाकी 4 बचेगा क्योंकि टोटल तो 6 आइटम है, बाकी 4 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। देख लेते एक बार मैंने सही लिखा कि नहीं। हाँ, 6 आइटम में से 2 आर डिफेक्टिव, ठीक है। हमें चाहिए एटलीस्ट वन डिफेक्टिव। अच्छा, कितना आइटम ड्रॉ करके निकालना है, 3 आइटम। जब भी निकालना है इसके अंदर से हमें 3 आइटम्स निकालना, 3 आइटम्स ड्रॉ करना, ठीक है। तो कम से कम एक डिफेक्टिव आए तो क्या क्या केस होना चाहिए। केस 1, कम से कम एक डिफेक्टिव आए तो बोलो क्या क्या केस होगा। सिर्फ क्या एक डिफेक्टिव और 2 नॉट डिफेक्टिव, और क्या केस 2 डिफेक्टिव 1 नॉट डिफेक्टिव और तीनों ही डिफेक्टिव। सही है, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कम से कम एक डिफेक्टिव चाहिए, तो एक या एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा कितना हो सकता है, जब 3 ही चीज निकालना है या तो तीनों ही डिफेक्टिव आ जाएगा या 2 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। अब मैम केस, तीनों डिफेक्टिव नहीं हो मैम सकता, 3 डिफेक्टिव नहीं 2 आएगा। ही डिफेक्टिव है ओ तो हाँ, बस। ये भी बात सही है। ये वाला तो फिर केस नहीं बनेगा, हाँ, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं 3 डिफेक्टिव आइटम, मैक्सिमम तो 2 ही है, तो फिर 2 ही केस बनेगा, केस 1 और केस 2, ठीक है। अब इसका जो है फेवरेबल, जो ये हम लोग का फेवरेबल आउटकम है ना, केस 1 या केस 2 जो भी ऑकर हो। तो इसका मुझे बताओ कि मतलब कैसे लिखेंगे इसे। एक डिफेक्टिव मतलब 2 में से कोई भी एक, तो क्या हो जाएगा, 2C1 एंड 2 नॉन डिफेक्टिव यानी 4C2, और ये क्या हो जाएगा 2 डिफेक्टिव यानी 2C2 और 1 नॉन डिफेक्टिव यानी 4C1। ये हम लोग का हो गया फेवरेबल केस, ठीक है। अच्छा, और टोटल आउटकम कितना होगा। टोटल आउटकम है ये 4 और 2 6 में से हमें कोई भी, मतलब 6 में से कोई भी एक हो जाए केस 1 के लिए, मतलब 6C3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2C1 इंटू 4C2, या फिर ये इंसिडेंट हुआ तो भी चलेगा 2C2 इंटू 4C1, ठीक है। अब देखो 2C1 का मतलब 2/1, 4C2 2 इंटू 1
4 into 3 divided by 3, 2, 1, 6, 5 और प्लस 2C2 मतलब 2 into 1, नीचे भी 2 into 1, 4 by 1, 3 to 1 और 6, 5। देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर ये 2 और 2 चाहो तो कैंसिल कर दो, ये हो गया 12, ठीक है। यहाँ से ये 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 20, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 4 बच रहा है, नीचे हम लोग का ये 6 और 6 कैंसिल आउट, ये भी 20 हो गया, मतलब 16/20 ऐसा आ रहा है। देखते हैं, ये 16/20 आ गया आंसर। देखते हैं 16/20 मतलब कितना परसेंट, 16 0.8 आ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैच करते हैं, पॉइंट में दे रहा है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव वाला, इसमें एक अलग पॉइंट ये था कि हम लोग को बोला था कि एक कम से कम, यहाँ पर बोला था एक डिफेक्टिव यानी एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा। और यहाँ पर हम लोग को और एक चीज ध्यान से देखना था कि हम लोग 3 डिफेक्टिव इस पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 2 ही डिफेक्टिव आइटम अवेलेबल। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है फोर्थ नंबर में क्या बोला है। फोर्थ नंबर में बोला है कि 2 अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट। नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट मतलब जब 2 लूडो का गोटी हम लोग फेंकेंगे तो वहां जो डिजिट्स अपीयर होगा दोनों में, उनमें कोई डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। बोलो ऐसा कौन कौन सा डिजिट होने पे हम लोग दोनों लूडो के गोटी पे आए गए डिजिट्स को माइनस करने से 0 आएगा, ऐसा कौन कौन सा केसेस हो सकता है। सेम जो डिजिट्स होगा, 1 1 2 2। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये होना आंसर चाहिए। डी होगा। हाँ, 1/6 ये होगी। फोर्थ नंबर देखो, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो डिफरेंस पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। लूडो के गोटी अगर 2 थ्रो होता है तो 36 होता है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा वो हम बता देते हैं। ये देखो, ये सबसे आसान है, नो डिफरेंस पॉइंट, माइनस करेंगे तो 0, नो मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है। 3 3 आए तो दोनों में 3 आ जाए, दोनों में 4 आ जाए, दोनों में 5 आ जाए, दोनों में 6 आ जाए, इसके आगे नहीं हो सकता क्योंकि लूडो के गोटी में तो 1 से लेके 6 तक ही रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस अगर अपीयर हो तो ऐसा होगा, ऐसा 6 कंडीशन होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 6 तक का पेयर है। तो 1/6 यानी कि ऑप्शन बी, 1/6 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। चलो। तो ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह बोल रखा है, उसको ये सारे क्वेश्चन हम लोग अलग से एक साथ करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। तो 5 एक बार यहाँ से स्किप किया हुआ है तो तुम लोग उसको नोट डाउन कर लेना। 6th नंबर करेंगे, ठीक है। 6th नंबर में देयर आर 10 balls numbered from 1 to 10 in a box, ठीक है। एक बॉक्स में 10 बॉल है जिसपे 1 से 10 तक नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। तो 10 बॉल बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सब में नंबर दिया हुआ है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सभी में अलग अलग नंबर दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब यहाँ से रैंडमली हमें कोई भी एक बॉल सिलेक्ट करना है, कोई भी एक बॉल सिलेक्ट करना है, ठीक है। What is the probability that the number printed on the ball would be an odd number greater than 4? तो इसके ऊपर जो नंबर है वो वाला बॉल हमें चाहिए जिसके ऊपर नंबर क्या होगा, बोल रहा है कि ऑड नंबर और वो भी ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो बोलो आंसर डी। आंसर डी सही। गेटिंग बॉल विथ ऑड नंबर ग्रेटर देन 4, तो बोलो ऑड नंबर क्या क्या है। बॉल जो 1 से 10 तक प्रिंटेड है उसमें ऑड नंबर वाला बॉल कौन कौन सा है। 5 5 7 और 7 और 9। 9। हाँ,
5 7 और 9 होगा, ये देखो वैसे है 5 7 9, ठीक है। ये तो वो ऑड नंबर हो गया हम लोग का जो कि 4 से ज्यादा है, ठीक है, 5 7 और 9, ठीक है। लेकिन अगर मतलब हम एक बार बता देते हैं, देखो ऑड नंबर में हमारा 1 भी आएगा। अब कोई अगर सोच रहा है कि फिर मेरा 1 क्यों नहीं आया, 1 के बाद 3 भी आएगा, ठीक है, ये दोनों भी तो आएगा, लेकिन ये हमारे फेवरेबल केसेस में क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें ऑड नंबर ही सिर्फ नहीं चाहिए, ऑड में वो नंबर चाहिए जो 4 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 होने से फेवरेबल केस होगा, तो यहाँ 3। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो सकता है, ये 10 में से कोई भी एक बॉल मेरे हाथ में आ सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे इसमें मैंने 10C1 क्यों नहीं किया, कर सकते हो वैसे बॉल, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शायद उसका शेप एक ही जैसा देखने में हो, लेकिन 1 2 3 ये सबको हम लोग एक अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशन का जरूरत नहीं है। तो टोटल प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता है, या तो मेरे पास 1 वाला बॉल आया, या तो 2 वाला, या तो 3 वाला, ऐसे करके 10 आउटकम हो सकता है, ठीक है। तो 10 में से 3 जो आउटकम है वो मेरे लिए फेवरेबल आ रहा है, मतलब 0.30, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है, मतलब ये वाला हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा वाला कर सकते हैं, 7th नंबर वाला कर सकते हैं। बोल रहे फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स इन रुपीज, ठीक है, 8 वर्कर का रुपीज में वेजेस दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी एक वर्कर को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं ये 8 वर्कर में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वेजेस वुड बी लोअर देन द एवरेज वेज। बोल रहा है कि इसका चांसेस क्या है कि उसका जो वेजेस है वो एवरेज वेजेस से लोअर होगा। तो पहले तो एवरेज वेज निकालना पड़ेगा, तो 8 वर्कर का एवरेज वेज बोलो कितना होगा, निकाल के 8 वर्कर का एवरेज वेज कैसे निकालोगे, निकालो, बचपन में एवरेज तो किए होगे। फिफ्टी 50. हाँ 50 होगा। 50 अब फेवरेबल केस निकालो, वहां पर ऐसे कितने सारे वर्कर होंगे जिनका वेजेस एवरेज से भी नीचे है, यही तो पूछा, ठीक है। तो पहले एवरेज वेज हम भी निकाल लें। 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70, यहाँ पर 70 45 56 32, फिर से 45 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर टोटल आ जाता है 400/8 यानी कि 50, ठीक है, ये 400 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते, 50 62 40 प्लस 70 प्लस 55 56 32 40, तो एवरेज वेज हो गया इतना। अब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है प्रोबेबिलिटी गेटिंग वर्कर whose wages लेस देन एवरेज। तो लेस देन एवरेज कितना है, मतलब 50 से नीचे कौन कौन सा वेजेस है, जिनको 50 मिलता है, नहीं 60 to 40 जिनको मिलता है, ठीक है। अच्छा 45 अगर किसी को मिल रहा है, 70 भी नहीं होगा, मोर देन जो है हम लोग का 50 है, 45 हो जाएगा, 32 और फिर से 45 हो जाएगा, मतलब 4 ऐसे वर्कर है, ठीक है, 4 ऐसे वर्कर है जिनको एवरेज से भी नीचे जो है आउटकम मिल, सॉरी आउटकम मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम 4, तो ये 4 में से कोई भी अगर सिलेक्शन में हमारा आ गया तो हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए हम लोग निकाल सकते हैं। और नीचे कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, जब हम 8 लोगों में से कोई भी 4 लोगों को चूज करने जाएंगे, 8 में से जब हम लोग कोई भी जो है 4 लोगों को ये फाइंड आउट करने जाएंगे, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, 8 में से कोई भी 4 आ सकता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ भी सब देखो अलग अलग है, ठीक है, वो सिर्फ सेम टाइप ऑफ चीजों के केस में जो है कॉम्बिनेशन वगैरह हमें लगाना पड़ता है, बाकी कहीं पर नहीं लगाना पड़ता है। तो टोटल आउटकम पॉसिबल क्या है, या तो ये वर्कर आ गया, या तो ये, या तो ये, या तो ये, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/2।
ठीक है, 1/2 का मतलब हम लोग का आंसर हो गया 0.500, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ये डिवाइड करने से 0.50 आता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी थोड़ी देर बाद में ही करेंगे, ये वाला एग्जॉस्टिव, ये सब एक ही साथ करेंगे। 10th नंबर वाला पेपर, ए बैग कंटेन 12 बॉल विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12। अभी किया था सेम टाइप ऑफ, इफ ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बॉल विल बी मल्टीपल ऑफ 5 और 6। अब मल्टीपल क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया तब मैंने बताया मल्टीपल ऑफ 5 और 6 का मतलब 5 या 6 का टेबल याद कर सकते हो या फिर डिविजिबल बाय 5 या 6 देख सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। 12 बॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का है, गेटिंग बॉल मल्टीपल ऑफ 5 और 6। ठीक है, कितना बॉल निकालने के लिए बोला है, ए बॉल। अच्छा, एक ही बॉल निकालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, 12। 12 में से कोई भी एक बॉल हमारे पास आ सकता है। अब फेवरेबल केसेस कौन सा होगा, जो मल्टीपल ऑफ 5 या 6 होगा, तो मल्टीपल ऑफ 5 या 6 वाला कौन कौन सा बॉल होगा। 5, 6, 10 और 12। क्योंकि डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो 5 डिविजिबल बाय 5, 10 डिविजिबल बाय 5, और कोई भी नंबर नहीं है जो डिविजिबल बाय 5 होगा। अब 6 देख लेते हैं, 6 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नंबर है 12। ठीक है, और ऐसा नंबर है हम लोग का 6। ठीक है, तो 4 ऐसा बॉल हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग का फेवरेबल केस होगा, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, और टोटल आउटकम 12 क्यों होता है, अगर इसमें किसी का कंफ्यूजन है तो सीधा बात है, देखो हमारे पास बॉल 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से कुछ भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता क्या होगा। तो ये 12 में से कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी एक बॉल आ सकता है जिसमें से हमारा 4 बॉल, ये चारों में से कोई भी एक आए तो हमारे लिए फेवरेबल केस है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब देखो मल्टीपल ऑफ 5 और 6 को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 5 वाला ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 2। ठीक है, और है ना, तो मल्टीपल ऑफ 5 2 बॉल्स, और मल्टीपल ऑफ 6 2 बॉल्स, तो 2 + 2 4, ऐसे भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 आया, मतलब 0.30, यानी ऑप्शन नहीं, 1/3 का मतलब कि 0.333 होता है, डी, ऑप्शन डी। 30% हुआ, ये तो 30% नहीं है, ये 1/3 का मतलब 0.333 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, 10th हो गया। 11th नंबर को भी बाद में करेंगे, 12 13 14 15, ये सब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये सब एक ही साथ करेंगे, 17 18 19। ठीक है, 19th नंबर है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, फिर भी हम इसे कोशिश करेंगे बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के समझाने का। ठीक है, क्योंकि जितना फॉर्मूला कम हम लोग यूज करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला इट इज गिवन दैट ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज ए गर्ल। ठीक है, हमें ऐसा एक फैमिली चाहिए, 2 बच्चों का फैमिली, मतलब एक फैमिली में 2 बच्चे होंगे। ठीक है, लेकिन एक गर्ल होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज आल्सो गर्ल, मतलब पहला बच्चा जो भी है, सेकेंड बच्चा भी गर्ल हो, इसका चांसेस क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन में देखो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तुम लोग मुझे बताना क्या आंसर होगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, क्या हो सकता है वो बताना है। तो हमें क्या बोला है कि हम लोग ऐसे किसी फैमिली को, मतलब ऐसे किसी फैमिली का जो है प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जहां पर 2 बच्चे हो, पहला बात है। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए हमें, 2 बच्चे हो, और दूसरा इसमें बोला है एक गर्ल हो, हैज ए गर्ल। ठीक है, एक एक लड़की हो। ठीक है, अब वो सेकेंड चाइल्ड हो, ये फर्स्ट हो, ऐसा हमें नहीं बोला है, बोला है एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, एक लड़की होनी चाहिए, ये बोल रहा है। अच्छा, तो मुझे बोलो फिर जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या क्या हो सकता है, जो अगर एक लड़की है वो पहले पै- लड़की देन लड़का।
ये भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि पहले ही लड़की चाहिए, ठीक है, हमें ये बोला है कि एक लड़की है फैमिली में, ऐसा वाला हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट चाइल्ड गर्ल, सेकंड चाइल्ड बॉय। इसके अलावा और क्या हमारे सैंपल स्पेस का हिस्सा हो सकता है? पहले बॉय देन गर्ल। पहले बॉय फिर गर्ल, ठीक है, और क्या हो सकता है? दोनों गर्ल। दोनों boy, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बोलो, क्या दोनों बॉय हो सकता है? क्या ये मेरे आउटकम का हिस्सा होगा, दोनों बॉय? क्या ऐसा फैमिली हमें चाहिए? ना। नहीं चाहिए। तो ये वाला हम लोग सैंपल स्पेस में नहीं लेंगे, क्योंकि वो करते करते लगता है ना कि देखो क्या क्या हो सकता है, जी बी बी जी 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 बी बी, मतलब पहले लड़का फिर लड़की, लड़की लड़का, लड़का लड़का, लड़की लड़की, यही तो कंडीशन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन लड़का लड़का वाला हम लोग नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें वैसा फैमिली सिलेक्ट करने मना किया, हमें बोला है कम से कम एक लड़की हो, ठीक है, कम से कम नहीं बोला है हैज ए गर्ल, एक लड़की होनी चाहिए, ठीक है। अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो गर्ल, मतलब सेकंड जो बेबी हो रहा है वो गर्ल हो, ऐसा जो है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अदर चाइल्ड गर्ल, अदर चाइल्ड गर्ल। और एक कंडीशन है जिसको बोल सकते हैं, ऐसे बोला जाता है गिवन दैट, कंडीशन को यहाँ पर बोलते हैं गिवन दैट ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन एज ए गर्ल, ठीक है। मतलब ऐसे फैमिली में हमें देखना है जिनका ऑलरेडी, जिनका एक गर्ल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा टोटल आउटकम तो हो गया 3, ये मैंने पहले ही यहाँ पर तुम लोगों से पूछ के लिखा। अब फेवरेबल आउटकम मुझे क्या चाहिए? बोल रहे अदर इज ऑल्सो गर्ल, ठीक है। तो बोलो कौन सा फेवरेबल आउटकम, ये सब में से कौन सा फेवरेबल है? दोनों जो गर्ल है। दोनों जो गर्ल, दोनों जो गर्ल है, वही तो बोला है ना कि अदर इज और अदर ऑल्सो गर्ल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वही बोला है दैट द अदर चाइल्ड इज ऑल्सो ए गर्ल, मतलब पहले से गर्ल होनी चाहिए, तो फिर जीजी वाला ही होगा फेवरेबल, तो 1/3 होगी, ठीक है। मतलब ऑप्शन हम लोग का कितना हो जाएगा? 19 का C, ठीक है तो वैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट बिना फॉर्मूले के भी हम लोग इसे कर सकते। अच्छा, अब 20th नंबर भी कुछ इसी तरीके का है। बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ हम लोगों ने 2 कॉइन टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कॉइन वुड शो ए टेल गिवन दैट फर्स्ट कॉइन हैज शोन ए हेड, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो कितना सारा हमारा जो है आउटकम आता है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम फॉर टॉसिंग 2 कॉइन। पहले हम कोई भी कंडीशन के अलावा ही लिख रहे हैं, अगर हम लोग 2 कॉइन टॉस करें तो हमारे पास कितना आउटकम आता है? या तो हेड हेड, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं करे, सिंपल लिख रहे हैं। हेड टेल, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। टोटल 4 पॉसिबल आउटकम होता है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 2 coin are tossed simultaneously. What is the probability that second coin would show a tail given that first coin has shown a head? बोल रहा है पहला कॉइन हेड और दूसरा कॉइन टेल है, इसका चांसेस क्या है, ठीक है। तो उस केस में नंबर ऑफ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हम लोग का कितना होगा? मतलब क्या ये सभी आउटकम हम लोग ले सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ हमें जो है एलिमिनेट कर देना है? क्योंकि हमें कंडीशन दिया गया है कि सेकेंड कॉइन में टेल आए, वो तो देखना पड़ेगा कौन से में आ रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि मेरा वो सैंपल स्पेस होना चाहिए जिसमें फर्स्ट कॉइन में हेड आया हुआ है। तो कौन कौन सा होगा? फर्स्ट कॉइन में हेड आया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमारा बीबी आउट हो गया ना, तो यहाँ हमारा क्या क्या आउट हो जाएगा, क्या रहेगा वो बताओ। HH रहेगा, HT रहेगा। एच एच और एच टी रहेगा। टी टी भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कॉइन जो है वो तो टेल है, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कॉइन टेल है, इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इतना हो गया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? फेवरेबल आउटकम मेरा वो है जिसमें मुझे फर्स्ट कॉइन में तो हेड है लेकिन सेकेंड कॉइन में मुझे टेल चाहिए, वो कौन सा वाला है? इन दोनों में से ही होगा। HT। एच टी, गेटिंग टेल
इवन दैट का मतलब कंडीशन। सेकेंड, गेटिंग टेल, अच्छा गेटिंग टेल इन सेकेंड कॉइन, getting tail in second coin, even that first shown है। मतलब 1/2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन हो गया 1/2, मतलब 0.5 होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पर ये दोनों क्यों हट गया, क्योंकि कंडीशन दिया था, वो सैंपल स्पेस लो जिसपे पहले कॉइन जब पहला कॉइन टॉस हुआ तो उस पे हेड आना चाहिए, ठीक है। फिर फेवरेबल आउटकम क्या होगा, पहला हेड लेकिन दूसरा टेल, वो फेवरेबल, तो पहला हेड आया, ऐसा दो कंडीशन था, और सेकंड में टेल आया, ऐसा एक ही कंडीशन था, तो ये फेवरेबल और ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम की पहली बार हेड आ जाए, इसका चांसेस कितना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 28 नंबर का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 21 एक्सपेक्टेड बोला, ये भी अलग है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन। अब उन्हें सेट बी का 3 कर लिया, चलो ये भी कर लिया, 15 कर लिया, 19th नंबर सेट सी से ये भी किया। अब हम लोग सेट ए में जाएंगे। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या। A bag contain 15 1 rupee coin, 25 2 rupee coin and 10 5 rupee coin. If a coin is selected at random from the bag, then the probability of not selecting a 1 rupee coin, बताते। पहले देखो हम लोग ड्रॉ कर लेते क्या बोला है। सेट ए का क्वेश्चन 49, ठीक है, एक बैग है, ठीक है, बैग में कुछ कॉइन्स है अलग अलग रुपीस का, ठीक है। तो कुछ हमारे पास 1 रुपी वाला कॉइन है, देखो 15 1 रुपी कॉइन है, ठीक है। तो 15 1 रुपी कॉइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये मान लो 1 रुपी वाला है, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो बोला है कि 25 2 रुपी कॉइन, 25 2 रुपी कॉइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये हो गया 2 रुपी कॉइन, ठीक है, 2 रुपीज का कॉइन ये वाला है, ठीक है। तो ये 1 रुपी वाला है हम लोग का 15, 1 रुपी वाला है 15 नंबर में, ठीक है, और 2 रुपीज वाला है 25, अभी लिखा हम लोगों ने नंबर में। अच्छा और एक है 10 5 रुपी कॉइन, ठीक है, 5 रुपए वाला 10 कॉइन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ठीक है, ये हम लोग का 5 कॉइन जो कि 10 रुपीज वाला है, ठीक है, 10 रुपए वाला 5 कॉइन है। अब हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग ए 1 रुपी कॉइन, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन। हमारे पास 1 रुपी कॉइन नहीं आए, इसका चांसेस क्या है, ठीक है। अच्छा कितना सारा सिलेक्ट करना है, इफ ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर इसमें से हम लोग एक कॉइन निकालना चाहते हैं, इसमें से कितना कॉइन निकालना है, एक कॉइन निकालना है, तो एक कॉइन निकालेंगे, लेकिन हमारे पास 1 रुपी वाला कॉइन नहीं आना चाहिए, मतलब 2 रुपए वाला आएगा तो भी चलेगा, मतलब क्या क्या आने से चलेगा, ये 2 रुपए वाला आने से चलेगा, या फिर ठीक है, या फिर ये ग्रीन वाला आने से चलेगा। मतलब दो केसेस होगा, अगर मुझे 1 रुपए का कॉइन नहीं चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, या तो मुझे 2 रुपए वाला कॉइन मिल जाए चलेगा, या फिर मुझे 10 रुपए वाला कॉइन मिल जाए तो भी मुझे चलेगा, ठीक है। तो मेरा फेवरेबल केस दो केसेस पे डिपेंड हो रहा है, तो यहाँ पर और हो जाएगा, ठीक है, या तो केस जो है फॉर 2 रुपीज कॉइन या फिर केस फॉर
जो है 10 रुपीज कॉइन। ठीक है, अब ये सब कॉइन तो देखने में आइडेंटिकल होता है बॉल वाले क्वेश्चन की तरह। तो बोलो यहाँ पर जब हम लोग, अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास 2 रुपीज वाला कॉइन आया तो उसमें फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितना हो? बोलो, जैसे बॉल वाला होता है फेवरेबल आउटकम क्या होगा? ये 25 में से कोई भी एक कॉइन आए चलेगा, तो क्या लिखेंगे? 25C1। हाँ, और टोटल क्या हो सकता है? टोटल हो सकता है यहाँ 15, 25 और 5। टोटल इसमें से कोई भी एक कॉइन निकल के आ जाए, ये हो सकता है। तो 25 और 15 कितना हो गया? 45 शायद। 45 की 50 होगा। 50। 50 हो गया। ये 10 था ना, ये 10 रुपए का मैंने उल्टा लिखा है इसमें। 10 5 रुपीज। 10 ये रुपीज 5 है। ठीक है, 5 रुपए वाला 10 का। ठीक है, तो 10 और ये हो गया मेरा, तब जाके 50 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 50 में से कोई भी एक आएगा, तो इसमें भी मेरा टोटल आउटकम ये है। फेवरेबल कौन सा होगा? अगर मेरे पास ये वाला कॉइन आ जाए, ये जो 5 रुपीज वाला कोई भी एक कॉइन आ जाए, तो 10C1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 25C1 मतलब 25/1, हम 25 ही लिख रहे हैं और नीचे लिख दिया 50। यहाँ पर 10 और यहाँ पे 50, क्योंकि वो सॉल्व करोगे तो वो तो फिर 1 डिवाइड करके उतना ही आएगा। तो ये हो गया 35। ठीक है, अब देखते हैं कितना आ जाएगा। 35/50 देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन इस तरीके से पॉइंट में दिए हुए 35/50। हम चेक कर लेते हैं कितना होगा। 0.7 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 0.7। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सेट ए का 51। सेट ए 51 में क्या बोला है देखते हैं। इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, होम जो वर्ड है इसमें से अगर हम लोग 2 लेटर लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी वावल्स? प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक भी वावल सिलेक्ट ना हो। तो हम लोग का जो वर्ड है वो है कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसमें वावल्स कितने सारे हैं और कॉन्सोनेंट वो हम लोग अलग अलग करके चेक करते हैं। तो वावल्स है हम लोग का क्या क्या? एच कॉन्सोनेंट है, ओ वावल्स होता है, एम कॉन्सोनेंट होता है, ई वावल्स होता है। तो वावल्स भी 2 है, कॉन्सोनेंट भी 2 है। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 लेटर बट नो वावल्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो मुझे 2 लेटर अगर सिलेक्ट करना है तो मेरे पास क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है? या तो मैंने H कॉमा O सिलेक्ट किया। ठीक है, अब O कॉमा H मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि H O सिलेक्ट करना और OH सिलेक्ट करना एक ही बात है, ये कोई अलग चीज नहीं हुआ। ठीक है, तो हो सकता है हम लोगों ने HO लिया या फिर हम लोगों ने ले लिया HE। ठीक है, या फिर HM। ठीक है, और क्या हो सकता है? ME और कुछ होगा OE। ठीक है, 2 लेटर बोला है ना, तो 2 लेटर का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? HO हो सकता है, OM हो सकता है। OM नहीं लिखा है मैंने, चलो OM लिख देते हैं। ठीक है, OM हो सकता है और कुछ होगा HOOM, EH और EN। हाँ, मेरे हिसाब से लग रहा है मैंने सारा ही लिख दिया। तो मेरा पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी एक मेरा पॉसिबल आउटकम हो सकता है। अब मुझे दोनों लेटर में एक भी वावल्स नहीं चाहिए, ऐसा मेरा फेवरेबल केस इसमें से देख के ही बताना है। बोलो कौन सा फेवरेबल केस कि एक भी वावल्स नहीं है? ऐसा कौन सा वाला है कि वावल्स नहीं है? एक है। एक है। ठीक है, एच। ये देखो, ये वावल्स नहीं है, इसमें एक भी वावल्स नहीं है, बाकी सब में वावल्स है। ये देखो, ओ है इधर, ई है इधर, ई है इधर, ई है इधर, ओ है, ये तो दोनों ही वावल्स है। ठीक है, तो आंसर हो गया मेरा 1/6। तो ये हो जाएगा 1/6 यानी ऑप्शन। ठीक है, इसको तुम लोग
जो है कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में भी कर सकते हो। कैसे? मेरा फेवरेबल केस क्या है? मेरा फेवरेबल केस ये है कि मुझे ये दो वावल्स नहीं चाहिए, मतलब जब भी हम सिलेक्ट करेंगे मेरा ये दो कॉन्सोनेंट में से ही मुझे दोनों डेटा मिलना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं 2C2। अब यहाँ परमुटेशन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी बताया HM लिखो या MH लिखो, बात तो बराबर है। तो अरेंज तो नहीं होगा, सिलेक्शन क्या करना है? कॉन्सोनेंट में से ही दो मिल जाए तो मेरा वही फेवरेबल केस होगा, एकमात्र वही फेवरेबल केस होगा। और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? ये चार में से मुझे कोई भी दो मिल जाए लेटर, ठीक है। तो फिर ये देखो 2C2 का मतलब 2 × 1 2 × 1, और ये नीचे हो जाएगा 4, ये देखो 2 × 1 4 × 3। तो इसका आंसर हो गया मेरा 1 और ये हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन से नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन से भी बनेगा ये वाला क्वेश्चन। अब 52 वाला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। अगर 52 कार्ड के पैकेट से हम लोग कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं, व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग ए स्पेड और एन एस, ठीक है। सेट ए का बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है एक पैकेट ऑफ कार्ड में से जहां पर 52 कार्ड है वहां से हम लोग रैंडमली कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कार्ड। चांसेस क्या है कि स्पेड या फिर इक्का निकल के आए। तो पहले बोलो कि पैकेट में कितने सारे स्पेड कार्ड होते हैं? याद है? बताया था मैंने 13। दिया। हाँ, 13। नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये हो गया 13, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एस यानी इक्का कितने सारे होते हैं? एक पैकेट में कितना सारा इक्का वाला कार्ड होता 4। है? ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड और एस कार्ड, ठीक है। हम लोग को बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें एक स्पेड कार्ड या फिर एक जो है इक्का कार्ड मिल जाए, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बोलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, फिर हम तुम लोगों से फेवरेबल वाला पूछेंगे। बोलो टोटल नंबर आउटकम कितना होगा? 52 में से कोई भी एक कार्ड हमारे 50। पास आती है 52, ठीक है। फेवरेबल बताओ कितना होगा? फेवरेबल क्या चाहिए? या तो एक स्पेड कार्ड, तो 13 में से कोई भी एक आए हमें चलेगा, और एक इक्का कार्ड तो 4 में से एक आने से चलेगा। तो फिर बोलो क्या होगा? ये सब लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है, जो चार इक्का कार्ड है वो चारों अलग अलग होता है। तो तुम लोग को कॉम्बिनेशन नहीं करना है, नॉर्मल बताना है। 13 + 4। 13 + 4, यहाँ पर थोड़ा एक गलती होता है। क्या गलती होता है? ये सही है 13 लेकिन यहाँ +3 नहीं होगा? हाँ 13 + 3 होगा, क्योंकि यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 16/52 यानी 4/13। हम बता रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। 4/13 एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं। 4/13 यानी ऑप्शन ए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो जो इक्का वाला कार्ड है उसमें वो कार्ड कैसा होता है पता है तुम लोग को? इक्का वाला जो कार्ड होता है उसमें देखो, इक्का वाला जो कार्ड है वो हम लोग का यहाँ ए लिखा हुआ रहता है, तो वो इक्का वाला कार्ड होता है, ठीक है। अब इक्के वाले कार्ड में क्या क्या डिजाइन रहता है, मतलब वो देखो हार्ट शेप का वाला भी होगा, डायमंड शेप वाला भी होगा, और जो है क्या बोलते हैं उसे, स्पेड, और एक होता है हम लोग का, एक का नाम तो ऐसा, इसको क्या बोलते हैं भूल गए, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो जो 13 तुम लोग स्पेड कार्ड देख रहे हो, ठीक है, उसमें तो एक ऑलरेडी एस कार्ड इंक्लूडेड है। देखो स्पेड कार्ड जो देख रहे हो, तो स्पेड कार्ड जो 13 है उसमें ऑलरेडी एक एस कार्ड है, ठीक है। तो ये 4 एस कार्ड, तो ये 4 है, लेकिन जब ये 13 काउंट कर रहे हो तब उसमें ये वाला इंक्लूड हो गया, स्पेड वाला, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 13 + 4 लिखेंगे तो हम लोग ज्यादा लिखते रहे, ठीक है। इक्का तो 4 ही होता है। अब 4 इक्का में हर एक इक्का एक जो है हार्ट शेप वाला होता है, एक डायमंड शेप वाला होता है, एक स्पेड वाला होता है,
और एक नाम हम भूल गए वो, ठीक है। तो ये ड्रॉ देखने से समझ आ गई ये वाला होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ भी इक्के कार्ड में 4 काउंट कर रहे हैं तो ये 13 में भी तो एक इक्का कार्ड इंक्लूडेड है, इसीलिए एक माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4/13, ठीक है। अच्छा, अब 48 वाला देखो। बोल रहा है इफ एन अनबाइज्ड डाई इज रोल्ड वंस द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज। तो ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट जो है वो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में थियोरिटिकली देखा था, ठीक है। तो अब देखो इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनबाइज्ड डाई रोल कर रहे हैं, मतलब लूडो का गोटी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये टोटल पॉसिबल आउटकम। फिर बोल रहा है द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज तो बोला है, मल्टीपल ऑफ 3 का कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 एक बार हम लोग लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा वो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो गए, मतलब 3 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब हमें बोला है प्रोबेबिलिटी, अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग पॉइंट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये देखो आउट ऑफ 6 2, ये 6 है, ये 2 है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट, क्वेश्चन ये पूछा है ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग ए पॉइंट, गेटिंग ए पॉइंट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ऑड इन फेवर का मतलब क्या था, ऑड इन फेवर अगर तुम लोग को याद है, देखो मैंने बोला था ऑड इन फेवर कैसे याद रखना है, फेवर में जाके खत्म हुआ तो फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, ठीक है। तो ये रेशियो था फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम, नंबर था आगे, ठीक है। ऑब्वियसली नंबर था, ये रेशियो से बनता है, तो ये रेशियो कुछ ऐसा बनता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 2, तो फिर अनफेवरेबल कितना होगा, टोटल आउटकम है 6, उसमें से 2 फेवरेबल है, मैंने एक क्वेश्चन में दिखाया भी था ये वाला, तो 2/4 हो गया, ठीक है। तो 2/4 का मतलब रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो देखो आंसर जो है वो रेशियो में ही दिया हुआ है, क्योंकि एक रेशियो होता है, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो ये देखो 1:2, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, 48 का ऑप्शन ए जाएगा। तो जब हमें बोलेगा ऑड इन फेवर, तो हमें क्या निकालना है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल, ऑब्वियसली नंबर में निकालना है, ठीक है। ऐसा लगातार और 2 क्वेश्चन है वो देख लेंगे। देखो 48 के बाद है हम लोग का सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। ये देखो बोल रहा है इफ P इज टू क्यू आर ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट। अब ऑड इन फेवर बोला है तो फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल बाय नंबर ऑफ जो है ऑड है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, वो इवेंट ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी क्या, हम समझाते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। सेट ए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों को बोला है ऑड इन फेवर, ये क्वेश्चन में दे रखा है P/Q। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑड या फिर अनफेवरेबल आउटकम, ठीक है, ये होता है। अब हमें बोला है प्रोबेबिलिटी गेटिंग द इवेंट, मतलब ये इवेंट होने का चांसेस क्या है। तो कोई भी इवेंट होने का चांसेस क्या होता है, नंबर ऑफ उस इवेंट का फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय हो जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो हमें किसी एक इंसिडेंट का ऑड इन फेवर रेशियो दे दिया है, अब उसी इवेंट का ऑकर होने का चांसेस बताओ, तो बोलो यही से बता सकते हो, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ मुझे फेवरेबल और अनफेवरेबल दिया हुआ है, P plus Q. हाँ P/P+Q, ठीक है। क्योंकि फेवरेबल तो मेरा P है और ऑड अगर मतलब अनफेवरेबल अगर सिचुएशन Q है तो टोटल सिचुएशन P+Q होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हम लोग का आंसर। ऐसा सेम हम लोगों ने कार्ड के ऊपर मैंने बताया था तुम लोग को जब ये लिखवाया था, ठीक है। तो P डिवाइडेड बाय P+Q यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और सेट ए का क्वेश्चन नंबर 20, तो 22 में क्या बोला है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/9 देन ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए इज, ठीक है। तो कोई भी एक इंसिडेंट है जिसके होने के चांसेस है 5/9, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी बोला है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसपे अभी हम लोग इतना क्वेश्चन कर चुके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ये मैंने लिखवा दिया तुमको। अब बोल रहा है कि ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए, तो मुझे क्या निकालना है, ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए। अब ऑड अगेंस्ट ये रेशियो होता है, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट ये जो है रेशियो होता है, ठीक है। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट, तो अगेंस्ट बाय फेवरेबल, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी उल्टा, फेवरेबल बाय, यहाँ पर नहीं, ठीक ही बोला मैंने, अगेंस्ट बाय फेवरेबल। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल या फिर अगेंस्ट इवेंट, अगेंस्ट आउटकम, अगेंस्ट आउटकम या फिर अनफेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो बोलो कितना होगा, नंबर ऑफ अगेंस्ट आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा। यानी उल्टा हो गया क्या? फेवरेबल आउटकम ऊपर क्या था लास्ट क्वेश्चन में? फेवरेबल आउटकम अगेंस्ट, ये बोला है ऑड अगेंस्ट द इवेंट। इसके आगे वाला क्या होता है, इसका ऑपोजिट होगा। ऑड इन फेवर का मतलब हाँ, ऑड इन फेवर का मतलब ऊपर फेवरेबल नीचे ऑड, और ऑड अगेंस्ट का मतलब ऊपर अगेंस्ट नीचे फेवरेबल। फेवर में खत्म, तो फेवर बाई 4 ऑड, by और 5 यहाँ पर हो जाएगा 4/5, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि फेवरेबल कितना है, फेवरेबल है हम लोग का 5, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, फेवरेबल है हम लोग का 5, अगेंस्ट कितना है, टोटल 9 है, और फेवरेबल अगर 5 है तो अगेंस्ट में कितना हो जाएगा 4/5, तो 22 का 4/5, मतलब 4:5, क्योंकि ये रेशियो होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4:5, ये लिखना पड़ेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही करते हैं, और जो हम लोग का थोड़ा एक दो इंडेक्स नंबर का बाकी है ना, वो थोड़ा 3-4 बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, चलो जितना हो पाता है वो फटाफट बता देते जो बाकी है, ठीक है। जिसमें से इम्पोर्टेंटली बता देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं है, जितना हो पाए। थियोरेटिकल वाला सारा बता देते हैं, जस्ट टिक टिक कर लो, मतलब ठीक है। मैंने नोट डाउन कर रखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितना किया था उसके बाद मैंने नोट डाउन करवाया था, हम लोग का बाकी है। हाँ, सबसे पहले हम लोग का 82 83, ठीक है। तो 82 बोल रहे सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, सर्कुलर टेस्ट क्या है, सर्कुलर टेस्ट में 0 1 1 2 2 1 होता है, ठीक है। वो तो टाइम रिवर्सल में 0 1 1 0 होता है, तो उसी का एक्सटेंशन होता है, तो 82 का आंसर ए होगा ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। 82 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, इंडेक्स नंबर हम लोग कर रहे हैं, 82 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर टेस्ट जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है। 82 के बाद हमें करना है 83, ठीक है। 83 में बोला है सर्कुलर टेस्ट एंड इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड फॉर ईयर एक्स ऑन द बेस ऑफ ईयर वाई। जब हम लोग सर्कुलर टेस्ट करते हैं तो एक्स के बेसिस पे वाई को बेस ईयर रखते हैं, एक करेंट ईयर एक बेस ईयर होता है, तो यहाँ एक्स वाई बोला, एंड फॉर द ईयर वाई on the base year z should be yield the same result as index constructed for x on base year z। मतलब बेसिकली ये वाला, ये मैंने लिखवाया था 0 1 1 2 2 0 इज इक्वल क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। ये आगे का तो ऐसे ही दे रखा है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जब हम लोग 0 1 1 2 2 0 करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो 83 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद 84 भी करेंगे। 84th नंबर में बोला है, देखो
अच्छा 84 छोड़ देते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेटिव है, चलो जो थियोरेटिकल है वो करेंगे, 84 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 85 लिख लेते हैं, 85, ठीक है। 85 में हमें क्या बोला है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट में होता है I01 इंटू I101 होता है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि P के साथ Q दिया है, वो वॉल्यूम हो जाता है, वो नहीं होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट I01 I101 होता है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब 87 86 बीच में हमारा किया हुआ है, तो वो हम लोग नहीं करने वाले, 87 में जाते हैं, देखते हैं 87 वाला करने लायक है कि नहीं। ये भी कैलकुलेटिव है, वो चेन सिस्टम बोल रखा है, तो इसको भी एक बार इग्नोर करते हैं, 88 करेंगे, ठीक है। 88 वाला, during a certain period the cost of living index number goes up from 110 to 200 and the salary of worker raised from 330 to 500। जब cost of living index 110 था तब सैलरी मिल रहा था किसी एक वर्कर को 330, ठीक है। अब जब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग का 200 हो गया है, तब वो वर्कर का सैलरी बढ़ के हो गया है 500, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि the worker does not get really gain then the real wage is decreased by, बोल रहा है कि वर्कर जो है एक्चुअली सही अमाउंट गेन नहीं कर रहा है, तो उनको कितना कम दिया जा रहा है। तो देखो अगर 110 के लिए दिया जाता है 330, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 110 के लिए दिया जाता है 330, तो 1 के लिए देना चाहिए 330 बाई 110, तो 200 के लिए देना चाहिए 330 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 200। देखते हैं कितना था, 333 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 200, तो देना चाहिए इनको 600, ठीक है। दे कितना रहे हैं 500, तो कितना कम दे रहे हैं 100, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाए, ठीक है। कितना कम दे रहे हैं, तो 100 कम दे रहे हैं, क्योंकि 600 होना चाहिए प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, बट इनको दिया जा रहा है 500, तो कम दिया जा रहा है, ठीक है। 88 हो गया, चलो देखते हैं अब 89 वाला कैसा है। 89 में वही सेम टाइप ऑफ बोला है, देखो 89 में बोला है यहाँ पर नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 3000 इन 1980, तो 1980 में है 3000। अच्छा फिर क्या बोला है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन 1985 इज 250 एंड 1980 एज बेस ईयर, तो 1980 में जो इंडेक्स नंबर था वो 100 था, और बोल रहा है कि 1985 में 250 हो गया, 1985 में जो इंडेक्स नंबर है वो 250 हो गया है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, इफ he has होगा to be rightly compensated then dearness allowance to be paid, या थोड़ा सा मिसप्रिंट वगैरह कर रखा है, बोल रहे हैं अगर सही तरीके से उनको पेमेंट मिले तो उनको डियरनेस यानी एक्स्ट्रा कितना देना चाहिए। तो देखो 100 इंडेक्स नंबर पे 3000 दिया जाता था, तो 1 इंडेक्स नंबर पे देना चाहिए 3000 बाई 100, तो 250 पे कितना देना चाहिए, तो 3000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250, तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये हो गया 13 टू 250, तो ये हो गया 7500, इतना उनको मिलना चाहिए टोटल सैलरी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए सैलरी मतलब एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए, पहले तो 3000 दे ही रहे थे और अभी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 7500 यानी 4500 उन्हें और भी मिलना चाहिए, यानी ऑप्शन हम लोग का सी, ठीक है। ये ऑप्शन हम लोग का सी हो गया। 89, चलो अब 90 नंबर देखते हैं करने लायक है कि नहीं। 90 भी सेम टाइप ऑफ है। नेट मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय वाज 800 इन 1980, तो 1980 में जो इनकम है वो है 800 रुपीज, ठीक है। फिर बोल रहा है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 160 इन 1980, तो इस टाइप पे इंडेक्स नंबर भी था 160। अब बोल रहा है इट राइज टू 200 इन 1984, अब 1984 में ये इंडेक्स नंबर हो चुका है कितना 160, ठीक है 160 हो गया, नहीं सॉरी वो तो पहले था 200 हो गया। इफ ही हैज टू राइटली कंपेंसेटेड द एडिशनल डियरनेस अलाउंस, अच्छा उनको अगर सही सही पेमेंट करना है तो उनको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, मतलब 800 तो देना ही पड़ेगा, प्लस कितना देना पड़ेगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं 160 के लिए अगर 800 दे रहे थे तो 200 के लिए कितना देना चाहिए, 800 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 200, तो देखते कितना हो जाएगा 800 इंटू
200 डिवाइडेड बाई 160, तो उनको अभी 1000 रुपीज देना चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 800 तो दे ही रहे हैं, 200 और देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 200। 200 मतलब 90 का आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। 90 हो गया। अच्छा, अब 91 देखते हैं, 91 में कैसा क्वेश्चन है। 91 का छोड़ो, बाद में करेंगे, ये भी कैलकुलेटिव है। 92 93 हो चुका था। 94 सेम टाइप ऑफ है, देखो। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 1985 वाज 125। 1985 में 1985 में है 125। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि द फूड प्राइस इंडेक्स 120। अच्छा, ये भी ना रेशियो के हिसाब से करना पड़ेगा। 95 ये भी रेशियो के हिसाब से, चलो 95 96 देखते हैं। 96 ये बता देते, ये लास्ट होगा, बाकी पॉइंट आउट कर लेते क्या बाकी है। ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोज अप फ्रॉम 110 टू 200, ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाला अभी नहीं करेंगे, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है कर रहे हैं 96 वाला, ठीक है। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो 110 से 200 हो गया, 110 से बढ़ के 200 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज ऑल्सो रेज फ्रॉम 330 टू 500, तो सैलरी भी 330 से बढ़ के हो गया है 500। पूछा क्या है? पूछ रहा है कि रियल टर्म ऑफ वेजेस क्या उनको मिल रहा है, मतलब क्या सही कंपेंसेशन हो रहा है। 110 के लिए मिलता था 200, तो फिर 330 पे कितना मिलना चाहिए? 200 डिवाइडेड बाय 110, ये 110 है, ठीक है, इंटू 330, तो इनको मिलना चाहिए, ये कैंसिल आउट करो, ये हो गया 3, इनको मिलना चाहिए 600, बट मिल कितना रहा है? 500। तो कितना लॉस हो रहा है? पूछा है लॉस कितना हो रहा है। लॉस 100 का हो रहा है, क्योंकि इनको 600 रुपए मिलना चाहिए, तो लॉस हो रहा है हम लोग का 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम लोगों का कौन कौन सा नहीं किया वो हम बता देते। 82 कर लिया, 83 कर लिया, 84 बाकी है, ठीक है, 84 करना पड़ेगा। 85 हो गया, 87 87 करना पड़ेगा। 88 हो गया, 89 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। 90 के बाद अच्छा 90 के बाद गैप है 91 94, 91 करना पड़ेगा, 94 करना पड़ेगा, ठीक है, 95 करना पड़ेगा, और 96 हो गया, और एक 65 पहले का बाकी था वो करना है, ठीक है। ये लगभग 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है शायद, ठीक है। तो ये हमें जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन था कि रियल वेजेस कंपेंसेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में